सर थोड़ा समय, देविका बिल्कुल लगता है बेटा, लेकिन आप भी थोड़ा सा मुझे फॉलो करिए कि मेरे पास जो समय मिल रहा है उसमें मैं ये काम कर रहा हूं, है ना। तो आप भी थोड़ा सा समझिए, आप अपनी चीजों को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे मैं अपने इतने सारे चीजों में से थोड़ा समय पढ़ाने के लिए निकाल लेता हूं, आप भी अपनी व्यस्त लाइफ में से थोड़ा समय पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, है ना देविका। समझदार लग रही हो नाम से तुम, है ना। चलो आओ, तो इंडोनेशिया का पाम तेल संकट और भारत पर इसके प्रभाव, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। बहुत तगड़ा बात है ये। देखो एक बात समझो, कोई भी देश, आज जैसे हमने अपने सामने श्रीलंका को देखा, श्रीलंका का फेल होता हालात देखा, आप एक बार वर्ल्ड का नजारा देखो, दुनिया में कितने प्रकार के संकट चल रहे हैं आप देखो। श्रीलंका आपातकाल की स्थिति से गुजरा, पाकिस्तान जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से हिली डुली पड़ी हैं। और देखना एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको इनके बीच में कंक्लूड करूंगा, आप समझना इस चीज को। श्रीलंका को ध्यान से देखा तो श्रीलंका में समझ में आया कि वहां पर केवल और केवल सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण, ये सरकार गिरी नहीं तो इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण महंगाई था, है ना। महंगाई यानी कि सरकार खरीद ही नहीं पा रही दूसरे देश से कोई सामान। ऐसे ही पाकिस्तान के हालात देखो, पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो है जो सरकार है, असल में इमरान खान का विरोध क्यों हो रहा है। इमरान खान तो बोलने में तो एकदम मास्टर आदमी है, फिर चक्कर क्या पड़ रहे हैं, वही सबसे बड़ा चक्कर कि इमरान खान जो हैं वो अपने कमिटमेंट्स पर खरे नहीं उतरे, महंगाई को कम नहीं कर पाए, लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए। अच्छा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इन सभी देशों के फेलियर के पीछे का जो बड़ा कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रही घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो लोकल राजनीति होती है ना, वो ये नहीं कहती कि हम अंतर्राष्ट्रीय शत्रु से लड़ेंगे, वो कहती है हम तो आपसे लड़ेंगे, आपको मैनेज करना चाहिए था। समझ गए। और पड़ोस में चलिए आपको थोड़ा समझ में आएगा। हमने भारत देख लिया, श्रीलंका देख लिया, नेपाल के हालत देखो आप। नेपाल में सरकार के हालात ऐसे हैं कि वो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वही बिक जाता है वहां का, है अलग तरह की स्थिति चल रही है वहां पे। अपोजिशन एक दूसरे को गिराने में पड़ रहा है, आपको पता होगा। मैंने नेपाल की आपको एक चीज पढ़ाई थी, यूसीसी नाम से, है ना। अमेरिका वालों ने उनको एक मिलेनियम गोल के नाम पर 500 मिलियन डॉलर के आसपास पैसा दिया था, जिसका चीन विरोध कर रहा है। नेपाल की इतनी खराब हालत कि उसको बिना पैसे लिए रहा नहीं गया। म्यांमार में देखिए, वहां सेना का तख्ता पलट चल रहा है। इन सभी देशों को, अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान के अंदर सरकार किसकी है पता नहीं चल रहा है। सबके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, धन, पैसा, रोकड़ा। समझ में आ गई बात। यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। भारत के विषय में भी जो इन दिनों सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो क्या है कि भारत में भी महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग हर दिन इंक्रीज हो रही हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें निस दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, गैस सिलेंडर का महंगा होना, ये डायरेक्टली आपको इंपैक्ट नहीं करता होता है। यानी एक बार में आपको यह नहीं लगता है कि मेरे घर में महंगाई पेट्रोल की वजह से बढ़ी। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको अगर कोई ये कहे सर सब्जी महंगी हो गई, तो आपको लगता है सब्जी की पैदावार कम हो रही है इस कारण से सब्जी महंगी हो गई। आपको ये नहीं लगता कि डीजल महंगा हो गया है तो ये महंगी हो गई है। यानी आप डायरेक्टली उसको क्लेम नहीं कर पाते, किसको, पेट्रोल और डीजल को, जबकि वो बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज इन्वॉल्व है, अगर वही महंगी हो गई तो दाम बढ़कर के ही मार्केट में आएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो आपको डायरेक्टली बढ़ती हुई दिखाई देती है, और वो क्या है, तेल, एडिबल ऑयल। बोले आप तो अभी तेल के बारे में बता तो रहे हो, पेट्रोल डीजल भी तो तेल ही है। नहीं बेटा, पेट्रोल डीजल आपका जलाने के लिए, गाड़ियों के लिए, व्हीकल के लिए तेल है। एक है खाद्यान्न तेल, एडिबल ऑयल। भारत के साथ में एक गजब की आयरनी है, हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हम गाड़ियों को चलाने के लिए भी तेल इंपोर्ट करते हैं, यानी पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, और हम इंसान को चलाने के लिए भी तेल इंपोर्ट करते हैं। यानी कि खाद्यान्न, भारत जो कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हम भारत वो देश है जो कि कृषि प्रधान देश है, हम वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, फिर भी हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और एडिबल ऑयल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में 3 प्रकार के तेल सबसे ज्यादा व्यापार में काम में लिए जाते हैं। आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा सरसों का तेल बोलने वाले हैं गुरुजी आप, हैं। कोई तुरंत बोलेगा अच्छा सरसों का नहीं सर, शायद हो सकता है सोया, उसका नारियल का तेल बोलेंगे क्योंकि हमारी तरफ तो वही चलता है। बोले नहीं, सब तिल्ली का तेल बोलेंगे। कतई नहीं,
जिन तेलों को आप लोग यूज करते ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि कब यूज में आ रहे हैं, उनकी चर्चा करूंगा मैं। पाम ऑयल आपके घर में कहीं पर भी रखा हुआ नहीं दिखेगा कि मैं पाम ऑयल यूज करता हूं। आपके घर में पाम ऑयल खरीदते भी नहीं है आप, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन तेलों का, पाम ऑयल। दूसरा, सूरजमुखी का तेल। आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में जो कई खाद्यान्न आ रखे हैं उनमें सूरजमुखी का तेल डला हुआ है, सनफ्लावर ऑयल। तीसरा, सोयाबीन ऑयल। ये 3 तेल हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं या सबसे ज्यादा दुनिया में जिनका व्यापार होता है। आपको पता है दुनिया में नंबर 1 पर व्यापार होता है पाम ऑयल का, नंबर 2 पर व्यापार होता है सूरजमुखी के तेल का, और नंबर 3 पर व्यापार होता है सोयाबीन के तेल का। और अब आप समझो इस बात को, इन तीनों ऑयल को दिमाग में रखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जब मैं बोलता हूं पाम ऑयल, तो पाम ऑयल जब बोलता हूं ना, तो पाम ऑयल के केस में पाम, इधर की तरफ सनफ्लावर और इधर की तरफ सोया, इन तीनों को ध्यान से समझना, आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। दुनिया में नंबर 1 पर जो इंपोर्ट किया, या दुनिया में जितना ज्यादा व्यापार जिस तेल का होता है ना, वो पाम ऑयल का होता है। नंबर दूसरा जो ऑयल है वो दुनिया के अंदर सनफ्लावर है जिसका व्यापार होता है, और नंबर 3 पर जो है ना वो सोयाबीन का तेल है जिसका व्यापार होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं तो पाम ऑयल के अंदर दुनिया में नंबर 1 जो पाम ऑयल का उत्पादन करता है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 पर जो ऑयल का उत्पादन करता है उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। और दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है मलेशिया। मलेशिया जो है वो नंबर 2 पर आता है जो पाम ऑयल का उत्पादन करता है। दूसरी तरफ चलिए, ये जो सनफ्लावर ऑयल है जो दुनिया के अंदर नंबर 2 पर है, मतलब व्यापार के अंदर, यहां पर जो सनफ्लावर ऑयल है उसके अंदर नंबर 1 पर जो दुनिया में आता है ना देश, उसका नाम है यूक्रेन। वही यूक्रेन जिसके ऊपर गोले बरस रहे हैं। और नंबर 2 पर आता है रशिया। समझ रहे हैं आप? फिर से देखें, इंडोनेशिया और मलेशिया, इधर यूक्रेन और रशिया, और तीसरा जो सोयाबीन है ना, यह पैदा होता है साथियों साउथ अमेरिका में। कहां होता है? साउथ अमेरिका के अंदर। अब इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिए। साउथ अमेरिका का मतलब समझ लीजिए, वो सारे के सारे देश कौन कौन से? ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ये सारे के सारे देश। बापू, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों के अंदर क्या पैदा होता है? साउथ अमेरिका के अंदर सोयाबीन का ऑयल पैदा होता है। आई बात समझ में? 3 चीजें समझ में आ रही है। अब मुद्दे की बात समझिए। भारत में सवाल क्या बन रहा है, इधर सुनिएगा। भारत के अंदर जो ऑयल का प्राइस है ना, वो भारत में बड़ा त्राहिमाम मचाने की स्थिति में पहुंच रहा है। और वो जो प्राइम तेल की जो कीमतें हैं वो त्राहिमाम क्यों मचाने वाली हैं, अब उसके ऊपर हम आते हैं। एक एक करके सुनते चलिए। देखो, सारी बातें करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं सनफ्लावर के ऊपर। अब यहां पर समझ लीजिए, बीच में बैठा हुआ है इंडिया, जिसको तीनों से तेल इंपोर्ट करना है। इससे भी करना है, इससे भी करना है, और इससे भी करना है। तीनों तेल चाहिए हमको, है ना। इंडिया की बात सुनिए साहब। इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंडिया जब तेल इंपोर्ट करने के लिए जाता है यहां पर यूक्रेन और रशिया के ऊपर, तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों युद्ध में इन्वॉल्व हैं। विशेष रूप से जो ब्लैक सी है, जिस ब्लैक सी के माध्यम से होकर के फिर सी ऑफ मरमरा से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और स्वेज कैनाल से होकर के रेड सी और फिर जो है अरेबियन सी से होकर के जो तेल भारत पहुंचता है, उस ब्लैक सी में जहां पर यूक्रेन और रशिया जुड़कर के भारत को तेल भेजते हैं, उस ब्लैक सी के अंदर तो इस समय युद्ध चल रहा है। वहां से सामान ही नहीं निकल रहा, व्यापार कैसे होगा? ऐसी स्थिति में सनफ्लावर का इंपोर्ट हो रखा है बैन। ये लीजिए, हो गया एक काम। इंडिया को सबसे तेल चाहिए, लेकिन सनफ्लावर हो रखा है बैन। दूसरे नंबर का तेल है जो सबसे ज्यादा मंगाते हैं हम लोग, और यहीं पे निकलता है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात सुनिए, सोयाबीन की बात सुनिए साथियों। सोयाबीन जो कि दक्षिण अमेरिका में पैदा होता है, इस समय पर दक्षिण अमेरिका में पड़ रहा है सूखा। क्या पड़ रहा है? सूखा। ड्रॉट कंडीशन आ रखी है साहब, ड्रॉट कंडीशन आ रखी है, तो सोयाबीन का उत्पादन ही प्रभावित हो गया। यानी पैदाइश नहीं हुआ है तो बिकेगा क्या? मतलब समझिए कि सोयाबीन का ऑयल भी प्रभावित हो गया। हालांकि
एकदम खत्म नहीं हो गया है। जो चीज पैदा होती थी पहले भर भर के, वो थोड़ी कम मात्रा में पैदा हुई हैं। तो नंबर 2 पर आ गया सोयाबीन। अब नंबर 1 पर आइए, ये रहा आपके सामने पाम ऑयल, जिसके कारण हमने ये सारी बातें सुनी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप पाम ऑयल का उपयोग कहां करते हैं। जैसे आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, हम कहां यूज करते हैं पाम ऑयल। बेटा आपके जितने भी सर्फ, शैम्पू ये जितने भी बने हुए ना, तेल साबुन रगड़ रहे हो, पियर्स रगड़ रहे हो कि लक्स रगड़ रहे हो, जो भी रगड़ रहे हो, इन सब में तेल डला है। क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑयल्स के ही तो सब्सटीट्यूट से बन करके आ रहे हैं। इसके अलावा जो आप ये फ्राइड किया हुआ सामान परचेज कर रहे हैं, चाहे आप बर्गर खा रहे हैं, चाहे फिर आप चिप्स खा रहे हैं, चाहे कुरकुरे खा रहे हैं, इन सब में तेल डला हुआ है। आप जो बिस्किट्स, बेकरी के बिस्किट्स खा रहे हैं, इन सब में तेल डला हुआ है। ये सब एडिबल ऑयल्स हैं। हमारे घर में तेल का मतलब अपन समझते हैं कि जब सब्जी फ्राई करते समय जो तेल डलेगा वही तेल हम कंज्यूम करते हैं। नहीं, हम अपने नहाने में लेकर के, कपड़े धोने में लेकर के, अपने जो पैकेट में वेफर्स आ रहे हैं पैक हुए, उन सब के अंदर ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिए, और अभी बताऊंगा आगे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी। अब आते हैं हम पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल के अंदर जो इस समय भारत के लिए चुनौती बना हुआ है वो है इंडोनेशिया। देखो बेटा समझना ध्यान से, दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उसका नाम है, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। इसके साथ में दो मुसीबतें चल रही हैं, इसके साथ में दो मुसीबत चल रही हैं, जिसके कारण से दुनिया में ओवरऑल एकदम माहौल बिगड़ा हुआ है। क्या मुसीबत चल रही है साहब? सबसे पहली मुसीबत इंडोनेशिया के साथ पहली मुसीबत चल ये रही है कि यहां की सरकार ने एक वादा ले लिया है। वादा क्या ले लिया है कि हम लोग गाड़ियों में जलाने के लिए गल्फ कंट्रीज से तेल की निर्भरता कम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, वैश्वीकरण के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। इंडोनेशिया ने क्या कहा? इंडोनेशिया जिसके यहां पर भी व्हीकल चलते होंगे, पेट्रोल डीजल की जरूरत वहां पे भी होती होगी, वो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करता है। कहां से करता है? गल्फ कंट्रीज से। और गल्फ हटा दो एक बार, ओपेक कंट्रीज, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उनसे वो तेल लेता होगा। ओपेक इन दिनों नक चढ़ा हो रखा है। क्या कहता है वो? ओपेक कहता है कि मैं तेल की कीमतें नीचे नहीं गिराऊंगा। $130 प्रति बैरल का भाव मार्केट में चल रहा है। अब इस बात से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कौन? इंडोनेशिया। यार गजब करते हैं यार ये लोग, एक तरफ रशिया का तेल निकल नहीं रहा है और दूसरा ये तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो तेल की वैल्यू नीचे नहीं आ रही है। तो अब ये क्या सोचते हैं? अब जैसे भारत ने सोचा, भारत क्या कहता है कि भाई हम लोग 2030 तक फेम योजना के माध्यम से अपने यहां पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनकी संख्या को बढ़ाकर 40% तक ले जाएंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी पर जाने की सोचते हैं, हम सोलर सिस्टम पर जाने की सोचते हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल पर जाने की सोचते हैं, हम बायोफ्यूल पर जाने की सोचते हैं। इंडोनेशिया भी उनमें से एक निकला। उसने कहा मैं दुनिया को तेल बेचता हूं, मैं अपने खाने वाले तेल का, कौन से का? पाम ऑयल का। बेटा इसका ही उपयोग जो है ना मैं अपनी गाड़ियों में करूंगा। और वहां की सरकार ने पता है क्या नियम दे दिया? वहां की सरकार ने कहा कि जो अपना पाम ऑयल है उसका 30%, पाम ऑयल का 30%, जो 30% पाम ऑयल उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग करिए गाड़ियों के चलाने में, यानी ब्लेंडिंग के अंदर उपयोग करिए। ये लीजिए साहब। अब आप पूछेंगे ये ब्लेंडिंग तो गुरुजी सुना सुना सा लग रहा है, ये तो कहीं सुना है हमने, ब्लेंडिंग क्या होती है? मैंने कहा बताता हूं। आपने कुछ समय पहले बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ी होगी। बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? अच्छा याद करो, मैंने आपको बताया था भारत सरकार ने यह कह रखा है कि पेट्रोल डीजल के अंदर C2H5OH यानी इथेनॉल मिलाइए और इथेनॉल बनाने के लिए बायो का उपयोग करिए। बायो भी इथेनॉल का मतलब जो खाद्यान्न से उत्पादित हो सकती है, कचरे से उत्पादित हो सकती है, सी ग्रास से उत्पादित हो सकती है, उसका उपयोग करिए। इंडोनेशिया ने कहा जब हमारे पास खुद के पास ही तेल पैदा होता है तो हम उससे ही इथेनॉल बना लेंगे। भाई इंडिया वालों, आपके यहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है तो आप उससे बायो इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन हमारे पास तेल होता है तो हम तेल से बायो इथेनॉल बना लेंगे, उसका उपयोग करेंगे अपने यहां पर व्हीकल चलाने के अंदर। स्कीम तो तगड़ी है, क्योंकि ओवरऑल तो गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए और जो चीज ज्यादा पैदा हो रही है वो अपने पास ही उपयोग में ले लेगा। 30% अगर ये अपने कुल उत्पादन का ब्लेंडिंग में उपयोग कर लिए तो साफ स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपोर्ट तो प्रभावित हो जाएगा। दूसरा कारनामा जो इंडोनेशिया की सरकार ने कर दिया वो क्या किया
कि अपने यहां का जो बायो इथेनॉल, सॉरी ये जो है ना पाम ऑयल, इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के लिए टैक्स लगा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट पर टैक्स कर दिया, एक्सपोर्ट टैक्स कर दिया। एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया, उस टैक्स की वजह से ऑयल ऑटोमेटिक महंगा हो गया। ठीक है, अब आपका दिमाग दूसरे देश पर जाएगा जिसका नाम है मलेशिया। सर मलेशिया ने कुछ थोड़ी किया है, मलेशिया से काहे नहीं ले लेते हो? हमने कहा सुनो बेटा, दुनिया में केवल इकलौते तेल खाने वाले आप ही थोड़ी हो, दुनिया के और देश भी तेल खाते होंगे, और भी साबुन से नहाते होंगे, और भी भाई चिप्स पकौड़े खाते होंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी तेल की जरूरत है, तो वो भी कहीं से तो लेंगे ना, जो तुलनात्मक सस्ता मिलेगा। और मांग मार्केट में जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो चीजें स्वतः ही महंगी हो जाएंगी। घुस रहा है कुछ दिमाग में? अब ओवरऑल तीनों समीकरण जोड़िए। क्या समीकरण जोड़ रहे हैं, आइए समझिए। साहब पाम ऑयल का हालात खराब हुआ, नुकसान हुआ इंडिया को। सनफ्लावर का रोड खराब हुआ, नुकसान हुआ इंडिया को। साउथ अमेरिका में सूखा पड़ा, नुकसान हुआ इंडिया को। बताओ साहब, आपके यहां पर वस्तुओं की कीमत बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? समझ में आया? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये सरकार कुछ क्यों नहीं करती है? ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, और ये तो आना चाहिए, वो वाला सवाल है, यथार्थ प्रश्न जिसको कह सकते हैं आप। सर ये सरकार कुछ काहे नहीं करती है, मतलब सरकार बैठी हुई है आराम से केंद्र में, मतलब मोदी सरकार बैठी हुई है, राज्यों के अंदर कोई और सरकार भी बैठी हुई है, करते कुछ काहे नहीं है? हमने कहा बताइए क्या करें? पैदा करिए तेल। कहां से पैदा करें? आपके खेत में करिए भाई पैदा। अल्टीमेटली सरकार जो कर सकती है वो इन सबके साथ बातचीत ही तो कर सकती है कि भाई ऐसा मत करो। क्या मत करो? इंडोनेशिया वालों से कह सकती है यार ये कारनामे मत करो कम से कम भाई, है जो हो सकता है उस काम को तो रोक लो। मतलब ये जो ब्लेंडिंग है, ये जो तुमने एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया है, इसको रोक लो, यही तो कह सकती है भारत सरकार। लो भाई, ये न्यूज भी पढ़ के देख लो, भारत सरकार ने ये सारा फैक्ट मैंने दे दिया है कि कौन सा तेल सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। मैं आऊंगा वापस, लेकिन आप पूछें भारत काहे कुछ नहीं कुछ करता है, तो मैं आपको वो वाली न्यूज पढ़ाता हूं। ये देखिए, ये तो इंडोनेशिया का तेल इंपोज करने का न्यूज था कि भाई इसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब मैं आपको भारत की न्यूज की कटिंग और लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या कहा है। अरे कहां गए भैया, देखिए ये रहा। इंडिया ने इंडोनेशिया से कहा कि भैया आप तेल की कीमतें मत बढ़ने दीजिए, हमारे यहां पर तेल का प्रोडक्शन बढ़ाइए, यानी कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ाइए। सरकार यही तो कर सकती है, और क्या करेगी बताइए आप? ये सरकार का काम है जो कर रही है। इसके अलावा ये सारी बातें जो बेटा मैंने बोली है ना, वो सब लिखित में दी हुई हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर सारी बातें लिखित में दी हुई हैं, आपको सारी बातें प्राप्त हो जाएंगी अगर आपने मेरा एक सेशन देखा हो। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कुछ समय निकालिए और कुछ समय निकाल के पढ़िए। मैंने आज से मतलब ये 2 मार्च को एक सेशन किया था, अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को यूक्रेन के युद्ध की वजह से खरबों डॉलर का नुकसान होगा। तब लोगों को समझ में नहीं आया कि नुकसान कैसे होगा, तो नुकसान कैसे होगा उसकी स्क्रीनशॉट लगाइए मेरी टीम ने, आप देख लीजिए। यहां पर हमने बकायदा बताया था कि भारत जो है ना वो इस युद्ध से इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि हम जो तेल उत्पादन के लिए मंगवाते हैं ना वो पूरी तरह प्रभावित होने वाला है। उसके इंपैक्ट दिखाने मैंने आपको शुरू कर दिए हैं। यहां पर तथ्यात्मक रूप से आप देख लीजिए, ये सारे कारण जो मैंने बोले हैं ना बेटा, यहां पे बोल्ड करके आपको दे दिए हैं। क्लास पूरी होने के बाद टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आपको ये मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, इन दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें कौन कौन सा है, तो इंडिया है, चाइना है, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले भी पकौड़े खाते हैं, समझे। नीदरलैंड, स्पेन, इटली, यूएस, केन्या, ये तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सबसे ज्यादा तेल पैदा कौन करता है ये मैं आपको बता दिया हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबो, ये सब लोग जो हैं ये तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल को। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और जानकारी समझ में आ रही हो तो फिर सेशन को शेयर करने की कंजूसी काहे कर रहे हो? दम लगाकर सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर दोषारोपण का बात आता है कि सर इसका कोई उपाय नहीं है क्या? प्रियांशु गहलोत पूछ रहे हैं कि सर इस पूरी घटना का कोई उपाय नहीं है क्या? बिल्कुल है उपाय। क्या है? शांति स्थापित की जाए। शांति स्थापित कहां की जाए? सबसे बड़ी चीज अगर आपने देखी, देखिए जब कोरोना आया
तो कोरोना काल के अंदर हम सबने अपने आप को यह समझा लिया कि यह प्राकृतिक आपदा है, इंसान का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप और हमने अपने आप को यही समझाया था जब कोरोना आया था। लेकिन अभी जो आपदा आई है यूक्रेन और रशिया की, इसके अंदर तो मानवीय आपदा है ये। यानी कि ये ऐसी आपदा है कि कोरोना तो चलो प्रकृति ने भेजी थी, लेकिन ये जो वर्तमान की आपदा है ये तो पुतिन ने ही भेजी है ना साहब। आज आप बताइए कि अमेरिका और पुतिन इस फिल्म में से हटा दीजिए। एक बार के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर जो किया वो उसका मर्जी था, लेकिन उसके बाद असली जो आतंक मचाया वो तो बाइडेन ने मचाया ना, अमेरिका ने मचाया ना। खुद का एक आदमी नहीं मरने दिया, लेकिन दुनिया को भूख से मरवा रहा है। श्रीलंका के हालात खराब होने के लिए अमेरिका जिम्मेदार, पाकिस्तान के हालात खराब होने के लिए अमेरिका जिम्मेदार। पूछेंगे ये कैसे आरोप लगा रहे हो? भाई तुम जब सैंक्शन पे सैंक्शन दबा दबा के लगा रहे हो, तुम्हारे पास ताकत थी तो युद्ध को समेट देते ना, 2 दिन के अंदर खत्म करते, यूक्रेन के साथ आ जाते एक ही बार में। तुम इतना ही कुछ करना चाहते थे, तुम इतने दिन से उसको युद्ध के लिए भड़का दिए, यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए कि तुम्हारे साथ लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, और एंड में पीछे हट गए। ऐसी स्थिति में रशिया तो एकदम बुरी तरह से एग्रेसिव होकर युद्ध करने पहुंच गया और तुम पीछे बैकफायर कर गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि तुमने सैंक्शंस लाद करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। सैंक्शंस लोग खरीद नहीं पा रहे हैं बेचारे, कुछ इस चक्कर में कि अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो ये दुनिया के अंदर जो आपसे कई बार पूछा जाए ना कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो ये जो सैंक्शंस की रणनीति है ना, ये वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है। कारण आज तो आज सोचिए, भारत पर प्रतिबंध लगाने हो तो तुरंत कोई क्या करेगा? भारत ने जितनों के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है उनको रोक देगा, तुम इससे व्यापार नहीं करोगे। आज ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला मंगा रहे हैं, इस्पात पैदा हो रहा है, अब पता चल रहा है आपने कुछ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को धमका दिया कि तुम इनको माल नहीं बेचोगे, यूएई को धमका दिया तुम इनको माल नहीं बेचोगे। अरे ओवरऑल देश तो खराब हो जाएगा ना भाई। ये है सारी स्थिति। तो वैश्वीकरण का जो ड्रॉबैक है वो आपको समझ में यहां से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई। उस क्विज के अंदर आया हूं, आप उस क्विज में कल पार्टिसिपेट जरूर करें। दोपहर 2 बजे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना? यूपीएससी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उपस्थित हमारे कोर्सेज को लेने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया से 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स की और सीसीएट की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको अनअकैडमी द्वारा ऑफर की जाती है, आप उसे भी ले सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर जीएस का सब्सक्रिप्शन 46,000 में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 67,000 में उपलब्ध है, आप इसे यूज करें। मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। इजी ईएमआई ऑप्शंस आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको ये कोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।